रात के 2:30 बजे का वक्त था। सड़क बिल्कुल सुनसान थी। सड़क के पास एक फैक्ट्री से आने वाला धुआं सड़क के करीब लगी रोशनियों में खौफनाक हद तक खूबसूरत नजर आ रहा था। मैं सड़क के बीच में था जब एक बिल्कुल काली सिया बली मुंह में सफेद रंग का कबूतर दबोचे तेजी से मेरे सामने से गुजर गई। मुझे अम्मी की बात याद आ गई कि अगर काली बली रास्ता काट जाए तो कोई मसला जरूर होता है। मैं इसी रास्ते की तरफ चल दिया जहां बली गई थी। ये सड़क पहले की निस्बत बहुत ज्यादा सुनसान थी। मुझे ऐसी सुनसान जगहों से शुरू से एक अजीब किस्म की वहशत थी। चलते चलते आधा घंटा हो चुका था लेकिन अभी तक मुझे वो बली कहीं नजर ना आई। मैं सस्ताने के गरज से थोड़ी देर रुका तो मेरी नजर सड़क के किनारे पर पड़ी। मुझे ऐसा लगा जैसे वहां कुछ है। मैंने अपना चश्मा ठीक करते हुए गौर से देखा तो वो एक बच्चा था जो वहां बैठा था। मैंने घड़ी पर नजर दौड़ाई तो रात के 3:30 बज चुके थे। मैं बहुत परेशान हुआ कि ये बच्चा यहां इस वक्त आखिर कर किया रहा है। जरूर बेचारा मुसीबत में होगा, रास्ता भटक कर यहां आ गया होगा। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। ये सोचकर मैं इस बच्चे की तरफ चल दिया। बेटा, इस वक्त यहां पर अकेले बैठकर क्या कर रहे हो? क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूं? मैंने इस बच्चे से पूछा। इस बच्चे ने जैसे ही पीछे मुड़कर मुझे देखा तो मैं एक झटके के साथ नींद से उठ बैठा। सर्दियों के अंदर भी मैं मुकम्मल तौर पर पसीने में भीगा हुआ था। लंबे लंबे सांस लेते हुए मैंने चेहरे से पसीना साफ करते हुए बेड के करीब पड़े मेज पर से पानी का गिलास उठाया और गटागट पी गया। लैंप की रोशनी में घड़ी पर वक्त देखा तो 3:30 बज रहे थे। आखिर हमेशा मुझे ही क्यों ऐसे अजीब डरावने किस्म के ख्वाब आते हैं? मैंने दिल में सोचा और फिर वो ख्वाब दोबारा मेरे जहन में चलना शुरू हो गया। इस बच्चे ने जब पीछे मुड़कर मेरी तरफ देखा तो उसका मुंह खून से भरा हुआ था और उसके हाथ में वही काली बली थे जिसे वो आधा खा चुका था। अंकल, ये बली मुझे बहुत तंग करती थी, इस बच्चे ने ये कहा और उठकर मेरे पास आने लगा था कि शुक्र है मेरी आंख खुल गई। इसके बाद फिर मुझे नींद नहीं आई। सारी रात अजीब और गरीब किस्म के ख्यालात में गुजरी। ऑफिस पहुंचते ही मैंने खुद को मसरूफ रखने के लिए गुज़िश्ता 1 हफ्तों से पेंडिंग पड़ी तमाम फाइल्स मंगवा ले। कॉफी का मग हाथ में लिए मैं गौर से एक फाइल पढ़ रहा था जब मेरी असिस्टेंट आलिया इजाजत लेकर कमरे में दाखिल हुई। सर, ये मजीद कुछ फाइल्स हैं जो आपने मंगवाई थीं। चली ठीक है, अब उन्हें टेबल पर रख दे, मैं देख लूंगा। आलिया की तरफ देखे बगैर मैंने फाइल का सफ़ा पलटते हुए जवाब दिया। आलिया ने फाइल्स टेबल पर रख दिया। अच्छा आलिया। कुछ याद आने पर मैंने आलिया को बुलाया तो मेरी नजर उसके पास खड़े बच्चे पर हुई जो वही बच्चा था जिसे कल रात मैंने ख्वाब में देखा था। मेरी बात अलिफादेवर रह गई और काफी का मग मेरे हाथ से गिरते गिरते बचा। मैं शदीद खौफ के आलम में इस बच्चे को देख रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे देखकर हंस रहा हो। इससे पहले कि मैं कुछ कहता आलिया बोल पड़ी, सर ये मेरा भतीजा मानी है, इसके पेरेंट्स की 2 साल पहले एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी तो ये मेरे ही साथ रहता। हो सकता है ये मेरा वहम हो। मुसलसल इस ख्वाब के बारे में सोचने की वजह से मुझे ये बच्चा इस ख्वाब वाले बच्चे जैसा लग रहा हो। ये सोचते हुए मैंने अपने खौफ पर काबू पाते हुए खुद को नॉर्मल किया। सर, आपने कुछ कहना था? आलिया ने मुझसे पूछा। कौन? मम। मैंने नहीं तो अब जा सकती हैं। मैं मुकम्मल तौर पर कंफ्यूज हो चुका था। उनके जाते ही मैंने टाई को ढीला करके लंबी लंबी सांसें लेना शुरू कर दिया। आखिर ये मेरे साथ हो क्या रहा है? ये बच्चा क्यों इस ख्वाब वाले बच्चे जैसा लग रहा था? मैंने खुद से बातें करना शुरू कर दिया। हो सकता है मुझे वहम की बीमारी लग गई हो। नहीं, मुझे अच्छे से याद है कि वो ख्वाब वाला बच्चा बिल्कुल ऐसा ही था। मेरे ऑफिस का दरवाजा खुला और एक मुलाजिम अंदर दाखिल हुआ और कहा, सर लंच का वक्त हो गया है, आपका खाना मैंने लगा दिया है।
नहीं यार, मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, मुझे बस एक कप कॉफी का ला दो। इसके बाद मुझसे कोशिश के बावजूद ऑफिस का कोई काम नहीं हुआ और शाम तक मैंने 4 कप कॉफी के पी लिए। 5 बजे घर जाने के लिए अपने कमरे से बाहर निकला तो आलिया के साथ वही बच्चा बैठा हुआ था। मैं कुछ दिन ऑफिस नहीं आऊंगा, अब तमाम फाइल्स शाकिर के हाथों मेरे फ्लैट पर भिजवा दीजिएगा। मैंने इस बच्चे की तरफ देखते हुए आलिया से कहा, ओहो मानी, ये क्या कर दिया तुमने? बच्चे ने एक खिलौने के साथ खेलते हुए अचानक इसकी गर्दन तोड़ डाली। फुप्पो, ये मुझे बहुत तंग करता था। इस बच्चे ने मेरी तरफ देखते हुए आलिया को जवाब दिया और मैं थूक निगलते हुए जल्दी जल्दी वहां से चल पड़ा। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, जरूर इस बच्चे का मेरे ख्वाब से कोई ताल्लुक है, वरना वैसी शक्ल, वही जुमला। नहीं, ये मेरा वहम नहीं है, कुछ मसला जरूर है। मैंने लिफ्ट से बाहर निकलते हुए परेशानी के आलम में सोचा और घर जाने की बजाय सीधा एक माहिर नफ्सियात डॉक्टर के पास पहुंच गया और इसे तमाम वाकया मुकम्मल तफसील के साथ सुनाया। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। बाज़ दफा काम की ज्यादती, नींद पूरी न होने की वजह से खाना वक्त पर न खाने या कम खाने से भी ऐसा होता है, और अब तो ये सब कुछ कर रहे हैं। मैं कुछ दवाइयां लिख कर देता हूं, ये इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर साहब ने मेरी बातें सुनने के बाद कहा, और दवाइयां लिख दें। मैं दवाइयां लेकर घर वापस आ गया और अच्छे से खाना खाने के बाद दवाइयां खाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक जल्दी सो गया। आज मामूल से हटकर मुझे लेटते ही फौरन नींद आ गई, वरना तो आराम से 1.5-2 घंटे लग जाते थे। मैं बहुत गहरी नींद में था। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कुछ शोर हो रहा है। मैं गहरी नींद से इस वक्त यकदम छलांग लगाकर उठ बैठा जब मेरे कानों में जबरदस्त किस्म का शोर सुनाई दिया। अभी मैं वैसे ही नींद की हालत में था कि मेरे फ्लैट का मेन दरवाजा दोबारा जोर जोर से बजना शुरू हो गया। मैंने लैंप जलाई और घड़ी पर वक्त देखा तो खौफ की एक लहर मेरे सारे जिस्म में दौड़ गई, क्योंकि घड़ी पर 3:30 बज रहे थे। मुझे फौरन मेरा ख्वाब याद आ गया। दरवाजा एक मर्तबा फिर मजीद शिद्दत से बजना शुरू हो गया। सर, हम बहुत मजबूरी में आपके दर पर आए हैं, प्लीज हमारी मदद करें, हमें आपके अलावा किसी का सहारा नहीं है। आलिया ने रोते हुए बोलना शुरू किया। अच्छा, आप अंदर आएं, पहले ही बारिश की वजह से बहुत भीग चुकी है। मैंने उन्हें अंदर बिठाया और उनके लिए टावल लेने चला गया कि सर्दी की वजह से बीमार ना पड़ जाएं। टावल देने के थोड़ी देर बाद मेरी नजर मानी पर पड़ी तो वो मुसलसल मेरी तरफ देखकर मुस्कराया जा रहा था। मुझे उसकी मुस्कुराहट से अजीब बेचैनी हो रही थी। मैं आप लोगों के खाने के लिए कुछ लाता हूं, ये कहकर मैं खड़ा हुआ तो मेरी नजर अचानक आलिया की टांगों पर पड़ी तो मेरे अपनी टांगों के नीचे से जमीन निकल गई और मैं मारे डर के गिरते गिरते बचा। आलिया की टांगें बिल्कुल उल्टी और खौफनाक थीं, जैसे चुड़ैलों की होती हैं। मैं बड़ी मुश्किल से अपने डर को काबू करते हुए किचन के बहाने अपने कमरे में गया और दरवाजे को अंदर से लॉक कर दिया। मोबाइल उठाकर पुलिस का नंबर मिलाया। तीसरी घंटी पर ही मेरी कॉल अटेंड की गई और मैंने तेजी से चलती अपनी धड़कनों को काबू में किया और बड़ी मुश्किल से आवाज निकाल कर कहा, मेरे घर में कोई बड़ी अजीब व गरीब किस्म की मखलूक आ चुकी है, जिसकी टांगें उल्टी और खौफनाक हैं। जब मैंने अपनी बात मुकम्मल कर ली तो आगे से जवाब सुनकर मोबाइल मेरे हाथों से नीचे जा गिरा और मैं डर कर बेड पर जा पड़ा। फोन पर पुलिस की बजाय आलिया की आवाज थी जो कह रही थी, मैं चुड़ैल हूं सर। उसी वक्त मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे बिल्कुल पीछे है। मैंने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा तो खून से भरी कैंची मेरे हाथ में थी। बिल्कुल इसी वक्त डॉक्टर कमरे में दाखिल हुआ। मैंने चुड़ैल की तरफ देखा तो मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया, क्योंकि अब वहां चुड़ैल की बजाय नर्स की खून से लथपथ लाश पड़ी थी। डॉक्टर, मैंने इसे नहीं मारा। ये चुड़ैल थी, नर्स नहीं थी। मुझे मारने आई थी। मैंने डॉक्टर को देखते ही इसे वजाहत दी जो यकीनन बेसूद थी।
डॉक्टर ने सिक्योरिटी के एहलकारों को बुलाया जिन्होंने मुझे पागल समझते हुए पकड़कर काबू में किया और डॉक्टर ने जल्दी जल्दी मुझे इंजेक्शन लगा दिया जिसके साथ ही मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाता गया और मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को पहले की बजाय किसी और कमरे में पाया। अभी तक मैं गुनूदगी के आलम में था। मैंने उठने की कोशिश की लेकिन मुझसे हिला ना गया। मैंने समझा शायद कमजोरी की वजह से ऐसा महसूस हो रहा है, लेकिन जब मैंने गौर किया तो मेरे दोनों हाथ और पांव स्ट्रेचर के दोनों अतराफ से बहुत मजबूती के साथ बंधे हुए थे। कमरे का दरवाजा खुला और उसी डॉक्टर के साथ चंद पुलिस के एहलकार भी अंदर दाखिल हुए। डॉक्टर और पुलिस वालों के एक ऑफिसर ने आपस में कोई बात की और इस ऑफिसर के अलावा बाकी सब बाहर चले गए। ऑफिसर, मैंने इस नर्स को नहीं मारा। अब शायद मुझे पागल समझेंगे लेकिन वो नर्स नहीं थी बल्कि चुड़ैल थी जो मुझे मारना चाहती थी। वो मेरे ऑफिस में भी काम करती है। अब मेरे ऑफिस से आलिया नाम की लड़की को गिरफ्तार करवाएं, अब पे सब कुछ आश्कार हो जाएगा। मैंने खुद को नॉर्मल रखने की कोशिश करते हुए पुलिस वाले को सारी तफसील बताई, लेकिन इसके बावजूद मेरी हड़बड़ाहट वाज़े तौर पर नजर आ रही थी। तकरीबन 2 घंटे तक पुलिस वाला मुझसे मुख्तलिफ किस्म के सवालात करता रहा और उसके बाद चला गया। मेरी थोड़ी ढारसबंदी के अब आलिया के गिरफ्तार होते ही सारी गुत्थी सुलझ जाएगी और मुझे इस ज़हनी, नफसियाती और जिस्मानी अजियत से छुटकारा मिलेगा। तकरीबन 6 महीने से ज्यादा अरसा हो गया था उसे मेरे दफ्तर में काम करते हुए, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले तो आपको सारी तफसील बताई थी। अब दोबारा क्यों पूछ रहे हैं? और आलिया कहाँ है? मैंने परेशानी के आलम में पुलिस ऑफिसर से पूछा। आप खुद पागल हैं या हमें पागल बनाने की कोशिश कर रहे हैं? ऑफिसर मुझ पर चलाया। अब की बार उसके लहजे में बहुत करख्तगी थी। क्या मतलब आपका ऑफिसर? मेरा ये मतलब कि आपके दफ्तर में आलिया नाम की कोई भी लड़की काम नहीं करती और आपके पर्सनल असिस्टेंट की सीट भी पिछले 6 महीने से खाली है। न सिर्फ ये बल्कि आपके ऑफिस के स्टाफ के मुताबिक अब पिछले कई अरसे से बहुत अजीब व गरीब किस्म की हरकतें कर रहे हैं। अपने दफ्तर के कमरे में खुद से बातें करते हुए पाए गए। असिस्टेंट के टेबल पर रोजाना खुद से बातें करते हैं और आपके दफ्तर और घर में नशे की गोलियां भी पाई गई हैं। मैं मुंह खोले सकते के आलम में पुलिस ऑफिसर की बातें सुन रहा था और मेरे जहन के किसी कोने में यह ख्याल परवान चढ़ रहा था कि शायद ये पुलिस वाला मुझसे कोई घिनौना किस्म का मजाक कर रहा है या मैं कोई ख्वाब देख रहा हूं। लेकिन इस वक्त मुझे शदीद हैरानगी का झटका लगा जब पुलिस वाले ने मुझे सीसीटीवी की वीडियो दिखाई जिसमें मैं रोजाना आलिया के टेबल के पास खड़ा आलिया से बातें करता था, लेकिन अब वीडियो में कहीं पे भी आलिया का नाम व निशान तक नहीं था। इसके बाद अगले कई मिनट तक पुलिस वाला मुझसे पत्ता नहीं किया, कुछ कहता रहा, लेकिन मेरा दिमाग मुकम्मल तौर पर माऊफ हो चुका था। मुझे पुलिस वाले की कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी। एक मर्तबा फिर मेरी आंखों के सामने सब कुछ धुंधलाहट का शिकार हो गया और थोड़ी ही देर में हर तरफ तारीकी छा गई। आज आपको अदालत में पेश किया जाएगा, डॉक्टर ने मेरे रिपोर्ट्स चेक करते हुए मुझे बताया। सुल्तान साहिब, मैंने ऐसे कुछ केस पहले भी देखे हैं। मैं आपको एक मुखलिसाना मशवरा दे रहा हूं कि अदालत में आपका वकील जो कुछ भी आपसे पूछे अपने से यही जवाबात देने हैं। डॉक्टर ने मुझे मुकम्मल तफसील से सारी सूरत हाल से निपटने का तरीका समझाया। तो क्या आप ये चाहते हैं कि मैं अदालत में ये कबूल करूं कि मैं पागल हूं? मैंने लाचारगी से डॉक्टर से पूछा। आपके ऊपर कत्ल का मुकदमा चल रहा है। अगर आप ये सब कुछ नहीं करते तो आपको 25-30 साल की कैद होगी या हो सकता है फांसी दे दी जाए। लेकिन इस तरीके से आपको अदालत किसी पागल खाने भेज देगी जहां पर कम अज कम अब जेल से 1000 गना बेहतर जिंदगी गुजार सकेंगे। लेकिन डॉक्टर, मैं पागल हरगिज नहीं हूं। ये सब कुछ मुझे नजर आता है। मुझे ऐसे डरावने किस्म के ख्वाब आते हैं। मुझे अजीब अजीब चीजें नजर आती हैं। मैंने रोते हुए डॉक्टर से कहा, आपके अदालत जाने का वक्त हो चुका है। चंद पुलिस के अहलकार कमरे में दाखिल हुए। स्ट्रेचर से बंधे हुए मेरे दोनों हाथ और पांव खोले गए। हथकड़ियां लगाकर मुझे अस्पताल के कमरे से बाहर पुलिस की गाड़ी तक लाया गया।
अदालत पहुंचने के 1 घंटे बाद मेरे केस की कार्रवाई शुरू हुई। तमाम जवाबात मैंने अपने वकील के कहने के मुताबिक दिए। तकरीबन 1.5 महीने तक मेरा केस ऐसे चलता रहा और बिलाखिर नफ्सियाती मरीज तसव्वुर करते हुए अदालत ने मुझे एक पागल खाने में दाखिल कराने के अहकामात जारी कर दिए। यहाँ पर जल्द ही मैंने खुद को माहौल के मुताबिक ढाल लिया। उसी डॉक्टर को मैंने अपना ज़ाती डॉक्टर बना लिया जो हर हफ्ते मुझे बाकायदगी से चेक करने आता। इसके मुस्तकिल इलाज से मेरी तबीयत अब पहले से बहुत ज्यादा बेहतर हो चुकी थी। अब मुझे डरावने ख्वाब भी बिल्कुल कम आते थे। मेरी रूटीन बहुत बेहतर हो गई थी। खाना पीना वक्त पर था और चंद अपने जैसे समझदार किस्म के पागलों से दोस्ती भी हो गई थी जो पागल तो नहीं थे लेकिन हालात की सितम ज़रीफी और लोगों की खुद गर्जियों की वजह से इस वक्त पागल खाने में मौजूद थे। वक्त इसी तरह गुजरता गया और पता भी नहीं चला 5 साल गुजर गए और बाकी मेरे इलाज के फकत 2 हफ्ते रह गए। अदालत पहले ही मेरे कत्ल को मेरे पागलपन की वजह करार देकर मुझे इलाज मुकम्मल होने के बाद रहा करने के अहकामात जारी कर चुकी थी। इस 5 साल के अरसे के दौरान मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सीखा था। अपने मुशाहदात व तजुर्बात की बुनियाद पर अपने जैसे लोगों को ऐसी मुश्किलात से बचाने के लिए मैंने एक किताब भी मुकम्मल कर ली थी जिनसी अपने न होने के साथ ही शाये करवाना था। आज अगर मैं जिंदा था तो इसका सारा सेहरा डॉक्टर जमाल को जाता था जिनकी हौसला अफजाई और मुसलसल रहनुमाई की बदौलत मैंने ये कड़ा वक्त बहुत सब्र के साथ गुजारा। अब बाहर जाते ही हमें भूल जाएंगे ना, मेरे दोस्तों ने मुझसे अलविदाई मुलाकात करते हुए कहा। हस्तपाल से आज मेरे जाने का दिन था। जहां मुझे जाने की खुशी थी वहीं उन चंद दोस्तों की इन हालात का दुख भी था क्योंकि सिर्फ मैं ही उनके दुख को समझ सकता था। मैंने खुद से वादा किया था कि हस्तपाल से निकलते ही मैं इन तमाम लोगों के हक के लिए, उनकी आज़ादी के लिए लड़ूंगा। अस्पताल के पूरे स्टाफ से मिलने के बाद मैं जाने के लिए सीढ़ियों की तरफ चल दिया। सीढ़ियों के पास पहुंचकर मैंने एक दफा फिर तमाम लोगों को पीछे मोड़कर देखा और फौरन जज्बात पर काबू न रखते हुए मेरे आंसू बहना शुरू हो गए। मैं जल्दी जल्दी सीढ़ियों की तरफ मुड़ा तो मुझे सामने लगे शीशे से बाहर नीचे की जानिब कुछ शनासा से चेहरे नजर आए। मैंने दोबारा मोड़कर शीशे की तरफ देखा। गो कि मैं 4थी मंजिल पर मौजूद था, लेकिन उसके बावजूद बाहर खड़े चेहरे पहचानने में मुझे 2 सेकंड भी नहीं लगे। यकदम मेरे चेहरे के तासुरात बदल गए और गुस्से से मेरा चेहरा लाल हो गया और मेरा खून खौलना शुरू हो गया। बाहर आलिया और उसका वही भतीजा मानी खड़े थे। जैसे ही मेरी नजर उन पर पड़ी वो मुझे ही देख रहे थे जैसे मेरा इंतजार कर रहे हों। इन्हें देखते ही मेरे सामने मेरी जिंदगी के पिछले 5 साल की बर्बादी के सारे मनाजिर चलना शुरू हो गए। मुझे मेरी खुशियों से भरपूर जिंदगी से अजाबों के दलदल में धकेलने वाली मुल्जिमा मेरे सामने खड़ी थी। मैं अपने गुस्से पर काबू न पाते हुए फौरन सीढ़ियों की तरफ भागा। मुझे यूं अचानक भागते हुए देखकर अस्पताल का अमला भी परेशान होकर मेरे पीछे आने लगा। आलिया को देखकर मेरी आंखों में खून उतर चुका था। मैं बहुत तेजी से नीचे की जानिब भागा जा रहा था। दूसरी मंजिल की सीढ़ियों पर से उतरते हुए अचानक मेरा पैर फिसला और मैं बहुत बुरी तरह फिसलते हुए सीढ़ियों के सामने लगे शीशे को तोड़ते हुए नीचे जा गिरा। मैं सही सलामत खड़ा था, लेकिन नीचे ज़र-तामीर इमारत की बुनियादों में पड़े सुएरावे के अंदर एक लाश धंसी पड़ी थी। एक सरिया इसकी आंखों में गाय से चुका था, एक खोपड़ी के अंदर और 5 सरिये इसके जिस्म के बाकी हिस्सों में शामिल हो चुके थे। ये लाश मेरी ही पड़ी हुई थी और जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए आज़ादी हासिल करके पास मेरी रूह खड़ी थी, जिसके अंदर अब इंसानियत नहीं थी। वक्त व जगह की कैद से आज़ाद होकर अब मेरी भटकती हुई रूह का मकसद सिर्फ और सिर्फ बर्बादी था। अब मैं हर जगह हर वक्त मौजूद हूँ। जब आप मेरी जिंदगी का ये अजियतों भरा वाकया पढ़ रहे होंगे, मैं इस वक्त आप ही के पास आपके इर्द गिर्द कहीं पे मौजूद होऊंगा। डाल